हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा स्टडी कर लिया था। बाय धीरे धीरे पार्ट में स्टडी किया था। इसमें 3 टॉपिक हमने स्टडी कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। किस पे जा रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर 11 और 12 का दोनों कंसेप्ट एक साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं पहला कंसेप्ट जो हमारा है, दैट इज बेसिक कंसेप्ट कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल डेफिनेशन, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम। ओके, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो करता है एक यूनिट टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट। तो करंट का फॉर्मूला अगर आप देखें या फिर डेफिनेशन पहले लिखे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। फॉर्मूला ये याद रखना है, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। क्यू डिवाइडेड बाय टी। इसका एसआई यूनिट आपको पता है, एसआई यूनिट एम्पियर होता है, ए से डिनोट किया जाता है। ओके, देन इसका डायमेंशन अगर आप लिखने जाएंगे तो करंट है, इसका डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो L0 M0 T0 और बचा क्या? A1। ओके, ये इसका डायमेंशन। ठीक है, देन करंट के दो टाइप होते हैं, एसी करंट एंड डीसी करंट, जिसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? मैग्नेट्यूड सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। इसमें डायरेक्ट करंट में मैग्नेट्यूड वायरी होता है लेकिन एक यूनि डायरेक्शनल रहता है। तो ये बाई डायरेक्शनल करंट होता है एसी करंट, और डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो ये समझ में आ गया करंट के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा था जो मेन टॉपिक था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिंपल है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लिखते समय आपको ऐसे लिखना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि एक्सटर्नल पैरामीटर जो है, लाइक टेम्परेचर या फिर प्रेशर, ये सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स है वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। इसे क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। वेयर R क्या होता है? कांस्टेंट। और इसे क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है, सिंपल फॉर्मूला। ओम्स लॉ बहुत जगह यूज होता है, ओम्स लॉ याद ही होना चाहिए। सो V इज इक्वल टू आई आर, ये हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें से हम करंट भी निकाल सकते हैं कि I इज इक्वल टू वी बाय आर, ये एक फॉर्मूला बनता है, या फिर R इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं। ओम्स लॉ का यूज करके हम फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन इसके डिटेल में सीखते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमने सीख लिया। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू, पहले तो हमने ओम्स लॉ लिख दिया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा? V बाय I। V बाय I, ये एक फॉर्मूला है। और इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है? R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। रेजिस्टिविटी के टर्म में, रेजिस्टिविटी आगे आने वाला है, लेकिन रेजिस्टिविटी टर्म में भी ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द करंट। तो करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला दो है, R इज इक्वल टू वी बाय आर एंड R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये समझ में आ गया। इसका यूनिट क्या होगा? अगर हम यूनिट देखने जाएंगे तो यूनिट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर
और इसी को कहा जाता है ओहम, इसी को कहा जाता है ओहम। तो ये इसका यूनिट है, इसका सिंबल इस तरह से ड्रॉ होता है ओहम। ठीक है, डायमेंशन आप निकाल सकते हो इसका, कि डायमेंशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन और चार्ज वाला टर्म में, और क्यू का करंट का फॉर्मूला चार्ज इनटू टाइम के टर्म में। तो डायमेंशन आएगा इसका L2 M1 T-3 एंड A-2 ये है हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। इसको याद रखना है, डायमेंशन पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले ले तो उसे क्या कहते हैं हम, कंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ हम नेक्स्ट कंडक्टेंस C से डिनोट करो, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो C इज इक्वल टू 1/R, बाकी यूनिट ओहम इनवर्स। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, ओहम इनवर्स, और ये डायमेंशन भी उल्टा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं अब इसके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसे कहा जाता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, resistance of wire having unit length and unit cross sectional area ओके, ऐसे वायर का रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हमें पता है। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाले तो कांस्टेंट आता है, दैट इज आर। तो आर रेजिस्टिविटी इज RA/L। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा एक और फॉर्मूला है जिसको मैं लिख के देता हूँ आपको, दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू M/N E² tau, where M is a mass of electron, N is a charge density, M क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। M mass of electron, then N वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये डेंसिटी है, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज है ये बताने वाली डेंसिटी। ये क्या है, E इज अ चार्ज, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई का वैल्यू आपको बताया, और ये रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके टर्म में भी आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर पे अगर हमें डिपेंडेंस लेना है तो हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी एट सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 1 + α∆T। ये फॉर्मूला भी एक फॉर्मूला रेजिस्टिविटी वाला। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो रेजिस्टिविटी के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल तो कंडक्टिविटी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वंस अगेन कंडक्टिविटी सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है, 1/ρ, इतना याद रखना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। वंस अगेन इसका यूनिट आप उससे निकाल सकते हो, सिमिलर इसका यूनिट होगा। अगर हम इसका यूनिट देखें, इसका यूनिट क्या होगा, ओहम मीटर, क्या होगा, ओहम मीटर। यूनिट लिख देते हैं यहाँ हम, यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा हमारा, ओहम मीटर, ये यूनिट होगा इसका। ठीक है, तो इसका उल्टा यूनिट होगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी का। ये समझ में आ गया कंसेप्ट। ओके, अब
रेजिस्टेंस वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। रेजिस्टेंस के हिसाब से मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओहमिक रेजिस्टेंस और ओहमिक मटेरियल, और एक होता है नॉन ओहमिक मटेरियल। तो जो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, उसे हम कहते हैं ओहमिक मटेरियल, और जो नहीं फॉलो करता उसे कहते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल। तो अब ये सारा रेजिस्टिविटी वाला कंसेप्ट हो गया। तो उसके बाद कंसेप्ट आता है, अगर IV कैरेक्टरिस्टिक हम देखें ओहम्स लॉ के हिसाब से, IV कैरेक्टरिस्टिक, तो अगर इस तरह से हम ग्राफ निकालते हैं कि उसमें करंट और वोल्टेज, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, तो ऐसा कोई मटेरियल ग्राफ देता है तो इसे कहा जाता है ओहमिक मटेरियल। ओहमिक मटेरियल। अब इसमें अगर हम स्लोप निकालते हैं, इसमें हम अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या होगा हमारा? स्लोप इज नथिंग बट V बाय R, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आप स्लोप निकालते हो मीन्स किसका वैल्यू निकालते हो? रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हो। और अगर यहाँ एंगल थीटा दिया गया है तो इसी का वैल्यू होगा tan थीटा। याद रखो, अगर एंगल दिया है तो स्लोप निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tan थीटा। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको दो ग्राफ दिए जाते हैं, करंट और वोल्टेज। अब करंट और वोल्टेज का पोजीशन चेंज हो सकता है, याद रखना है, उस पर ध्यान देना है। वोल्टेज कभी कभी एक्स एक्सिस पे देते हैं और करंट वाई एक्सिस पे देते हैं, तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, वो कंडीशन याद रखना है। इस तरह से दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, θ1 है θ1। तो यहाँ टेम्परेचर होगा T1 और ये होगा टेम्परेचर T2, ठीक है। इस तरह से आपको दिया होगा। तो अब देखो स्लोप किसका ज़्यादा है? स्लोप θ1 के लिए ज़्यादा है। तो अब हम कहेंगे कि tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। तो ये स्लोप ज़्यादा है, मीन्स रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं स्लोप का वैल्यू या कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर ग्राफ होंगे तो उसे कहा जाता है ओहोमिक मटेरियल। उसे क्या कहा जाता है? ओहोमिक मटेरियल। और नॉन ओहोमिक मटेरियल के लिए ग्राफ, नॉन ओहोमिक, नॉन ओहोमिक मटेरियल अगर हमें देखना है तो इस तरह से जो ग्राफ आते हैं डायोड क्या, या अलग अलग ग्राफ आते हैं हमारे, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस वाले, ये नॉन ओहमिक, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। या फिर इस तरह का कोई ग्राफ आ रहा है, ये नॉन ओहमिक कंडक्टर वाले ग्राफ है, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो ये सारे नॉन ओहमिक मटेरियल, और ये ओहमिक मटेरियल। तो ग्राफ से आपको पता चल जाता है ओहमिक, नॉन ओहमिक मटेरियल। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी सिंपल टर्म्स है, किसकी डेंसिटी निकालनी है? करंट की डेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज नोन एज अ करंट डेंसिटी। अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, इसे क्या कहते हैं हम? करंट डेंसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? J इज इक्वल टू I अपॉन ए, I अपॉन ए, ठीक है। ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालना है तो हमें डायमेंशन, डायमेंशन देखो, एरिया है तो L-2, मास नहीं है M0, T करंट, Q T मीन्स टाइम 1 होगा और करंट 1 होगा। ये होगा इसका डायमेंशन, दैट इज L-2 M0 T1 A1, ये इसका डायमेंशन होगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखो। करंट डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं हम चैप्टर को, तो ये सारे जो टर्म है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके फॉर्मूले आपको याद रखते हैं, डायमेंशन याद रखने हैं, ऐसा यूनिट याद रखना है, ठीक है। देन आते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। नेक्स्ट आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द
कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर हम किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। तो रैंडम मोशन में रहते रहते वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, रैंडम मोशन में वो आगे, उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी जिस जिस वेलोसिटी के साथ वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहे हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको दिया गया है, दैट इज आई एन ई ए, ये हो गया एक फॉर्मूला। लेकिन करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो ये दूसरा फॉर्मूला है, जे डिवाइडेड बाय एन ई, इसको भी याद रखना है आपको। या तीसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा ई एन ई, ये एक फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी उसके फॉर्म में, अगर रेजिस्टिविटी के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो यही फॉर्मूला, ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे एन ई, ये हो गया रेजिस्टिविटी के टर्म में फॉर्मूला। ठीक है, देन ई इज नथिंग बट वी बाय एल, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है वी बाय एल, तो ये होगा वी बाय एल, ई की जगह पुट कर दिया वी बाय एल, ई एन ई, ये भी फॉर्मूला है। तो इतने सारे इसके फॉर्मूले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक फॉर्मूला है इसके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दैट इज ई बाय एम इंटू टाउ, ये भी एक फॉर्मूला है। तो इतने सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अब ये वेलोसिटी है तो इसका यूनिट तो सिंपल है, यूनिट तो सबको आता होगा मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला कुछ भी हो लेकिन यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन भी आपको इजीली आ जाएगा, तो इसका मैं डायमेंशन नहीं बताता, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले आपको रीअरेंज करना आना चाहिए। करंट डेंसिटी, देन इसको हमने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इसको रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखा है, इसको वोल्टेज के टर्म में लिखा है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में लिखा है, और ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में हमने इसको फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक पे आते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको ये तो पता है, पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे लगते हैं, ये एक रेजिस्टेंस, एक लाइन में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3, तो इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग रहते हैं। वोल्टेज क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो हम वोल्टेज का एडिशन करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो मैं प्रूव करने जाने वाला नहीं हूँ। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है इसमें। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर n रेजिस्टेंस हो गए तो यही फॉर्मूला होगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। So all resistance are equal, सबका वैल्यू R है, तो RS का वैल्यू क्या होगा, RS इज इक्वल टू N टाइम R। तो अगर इक्वल वैल्यू होंगे तो हम N से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आइडेंटिकल होंगे तो। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। देन आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में थ्री रेजिस्टेंस को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एक तरफ वाले पॉइंट कॉमन हो जाते हैं और दूसरे तरफ वाले पॉइंट कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ होगा R1 R2 और R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 I2 और I3 के फॉर्म, मीन्स करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और वोल्टेज सेम रहता है, ये हमें याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर सारे रेजिस्टर, अगर n टाइम्स लिखना है तो वापस n टाइम्स, और सारे रेजिस्टर इक्वल होंगे तो इसका फॉर्मूला है RP इज इक्वल टू R/N, n रेजिस्टर के लिए। ओके, अगर n रेजिस्टेंस और सारी के सारे इक्वल है तो हमें डिवाइड करना होता है नंबर से, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ किसे कहा जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन। अगर हमने सेल को सर्किट से कनेक्ट किया है इस तरह से, जब ये सर्किट ओपन होगा तो हम जो पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ओपन सर्किट के साथ, सर्किट ओपन है
तो सेल का पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करते हैं ओपन सर्किट के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ईएमएफ, उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। ठीक है। और एनर्जी सप्लाई बाय सेल टू द चार्ज टू फ्लो टू कंप्लीट वन सर्कल और वन लूप इन अ सर्किट, एनर्जी सप्लाई बाय द सेल टू ड्राइव अ यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। एक चार्ज को कंप्लीट सर्किट में घूमने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करता है सेल, उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला इजी है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, वी प्लस आई आर, वेयर वी इज अ पोटेंशियल, आर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आई इज अ करंट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट। इसका और एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू, आपके बुक में दिया है आई आर प्लस, और ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ये कॉमन फॉर्मूला आप यूज करते हैं, इसमें से आप करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके। देन आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे किया जाता है, फर्स्ट सेल असिस्ट ईच अदर। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं। फर्स्ट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन भी दो तरीके से होता है। फर्स्ट असिस्ट, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेल असिस्ट कर रहे हैं। अब एक दूसरे को असिस्ट करेंगे मींस एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होगा, E1 और E2। तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट इज E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है। देन सेकेंड है अपोज। सेकेंड क्या, अपोज। अपोज केस में क्या होता है, एक दोनों निगेटिव टर्मिनल या दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ आ जाते हैं सेल के, E1 E2। तो उस केस में क्या होता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ये समझ में आ गया। ओके। तो सीरीज में जब कनेक्ट होंगे तब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। असिस्ट में एडिशन होता है और अपोज में माइनस हो किया जाता है। ठीक है। और अगर आपको कहा कि इस केस में पोटेंशियल निकालना है, इस केस में क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, उस हिसाब से फिर पहले वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये माइनस प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, वी की जगह एडिशन करके। ठीक है, ये समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं, अगर ऐसे ही एन रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाए, कितने एन रेजिस्टेंस हमने सीरीज में, फॉर एन नंबर ऑफ सेल, फॉर एन नंबर ऑफ सेल। चलो एन नंबर ऑफ सेल मीन्स पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से हमने पूरे सेल को लगाया है। और इसके साथ हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टर आर, इसके साथ हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टर आर। तो इसमें है सारे आइडेंटिकल है, ई ई ई ई सारे आइडेंटिकल। एन नंबर ऑफ सेल है, कितने, एन नंबर ऑफ सेल, एन सेल है। तो इस केस में अब देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ई एस इज इक्वल टू, सीरीज में कनेक्टेड है, एन टाइम ऑफ ई, एन टाइम ऑफ, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस भी एडिशन होगा, तो आर एस इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ आर, एन टाइम ऑफ आर। ठीक है, अब ये दोनों आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ईएमएफ फाइंड किया। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से एडिशन होंगे। अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है देन इस केस में करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला हमें आता है, करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय, हमने स्टडी किया है दैट इज R प्लस स्मॉल r। अब देखो यहाँ n सेल है तो यहाँ n आएगा और यहाँ भी n आएगा, ये याद रखना इस सर्किट के लिए। सेम फॉर्मूला, अगर इस सर्किट से आपको करंट फाइंड आउट करना है तो इस तरह से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, सिंपली सेम फॉर्मूला को एन एन लगाना है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इसके साथ आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट
पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल किस तरह से लगाएंगे, तो अगर हमारे पास 3 सेल है तो हम इस तरह से इनको लगाएंगे तीनों को। E1, E2, E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3, ऐसे हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसके आगे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है R। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए याद रखना है हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमें वोल्टेज निकालना है, इन तीनों में वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तीनों जब कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज सेम होगा, तो ये क्या होगा, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 11th में हमने सीखा है। E1 R1 सॉरी E1 उल्टा लिखना होता है इसको, E1 R2 क्या होता है, E1 के साथ R2 आता है, E1 R2 प्लस E2 R1 इस तरह से आता है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस वाला टर्म हमारा R1 R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला याद रखना है। पोटेंशियल अगर निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है इन तीनों सेल को कनेक्ट करने के बाद कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो इस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसी को हम लिखेंगे तो V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, इसे कहा जाता है ई इक्विवेलेंट, इस टर्म को, माइनस I R इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है, ये याद रखना है हमें। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, एडिशन होगा, जितने भी करंट होंगे उनका क्या होगा, एडिशन होगा, जो भी ये सप्लाई करेगा इन तीनों करंट का क्या होगा, एडिशन होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ द ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करने के लिए, चार्ज को फ्लो करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फॉर्मूला सिंपल है, W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो ये वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला है VIT, एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जूल, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और वर्क डन का आपको डायमेंशन पता है, तो वर्क डन का डायमेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब ये जो एनर्जी यूटिलाइज होता है कुछ कंडीशन में ये हीट में ट्रांसफर हो जाती है, किसमें ट्रांसफर हो जाती है, हीट में ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी, जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट में भी कन्वर्ट होती है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनर्जी यूटिलाइज करके उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है हमारा I²RT, हीट के टर्म में अगर आपको पूछा एनर्जी, तो हीट इज इक्वल टू I²RT। अब इसमें आप ओम्स लॉ लगा के अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, देन आता है पावर, देन क्या होता है, पावर। पावर तो ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो हमारा पावर होता है, सो रेट एट विच वर्क इज डन बाय द ईएमएफ सोर्स, बाय द ईएमएफ सोर्स, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर हमें निकालना है तो सर्किट के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, अब V का फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू IR, तो ये होगा I²R। ओम्स लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू कौन सा, V इज इक्वल टू IR वाला हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा। या सेकेंड फॉर्मूला आएगा V²/R, आई का वैल्यू पुट करेंगे तो V²/R। तो ये तीन फॉर्मूले इसमें आते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वॉट, इसको हम W से इंडिकेट करते हैं, वॉट। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये होता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हम ले रहे हैं। यहाँ तक आपने 11th का स्टडी किया, यहाँ तक क्या किया है, 11th का स्टडी। तो ये सारे कंसेप्ट आपने 11th में या 10th में भी सीखे होंगे कुछ लोगों ने। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो लॉ है,
अभी अभी सीखे होंगे आपने, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे कहा जाता है केसीएल और केवीएल। तो आपको पता है जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही लीव करता है, उतना ही क्या करता है, लीव करता है। एडिशन ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ समेशन ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो अगर जंक्शन में करंट आ रहा है आपके पास और करंट लीव कर रहा है, मीन्स I1 I2 I3 I4, तो हम कैसे लिखेंगे, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। जितना करंट जंक्शन में आ रहा है उतना ही लीव कर रहा है। ये हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। देन किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है हमारा, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल प्लस समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू 0। इसके लिए साइन कन्वेंशन हमें यूज करना पड़ता है। समेशन किसी भी क्लोज सर्किट में अगर सारे पोटेंशियल को ऐड करे और ईएमएफ को ऐड करे तो इसका आंसर क्या आता है, 0। तो ये हमारे किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ, केसीएल और केवीएल हमने स्टडी ऑलरेडी किया है, अभी अभी आपने स्टडी किया होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, इस तरह से P Q R S, और यहाँ होता है बीच में गैल्वानोमीटर। अगर ये बैलेंस है, अगर ये 2 पॉइंट के बीच में क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। अगर ये बैलेंस हो गया तो बैलेंस के लिए फॉर्मूला क्या है हमें, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें याद रखना है। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के हमने एप्लीकेशन देखे थे, मीटर ब्रिज। पहला क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, मीटर ब्रिज का डायग्राम आपके बुक में है। इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो मीटर ब्रिज आपको पता है, इसमें एल शेप 2 स्ट्रिप होते हैं, इसमें बीच में एक स्ट्रिप होता है, 2 गैप होते हैं। देन इसमें 100 मीटर का वायर, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, मीन्स 1 मीटर का वायर होता है। इसके लिए उसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। तो उसको आपको कंस्ट्रक्शन आता है, इस तरह से वो कंस्ट्रक्शन होता है शॉर्ट में, ये आपको पता है। एक में अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक में नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं। देन गैल्वानोमीटर होता है, यहाँ LX, यहाँ LR, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, दैट इज x बाय आर इज इक्वल टू LX बाय LR। और इसमें याद क्या रखना है, LX प्लस LR इज ऑलवेज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये याद रखना है। तो किसी का भी चेंज हम फॉर्मूला के हिसाब से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, देन केल्विन मेथड में हम गैल्वानोमीटर, यहाँ गैल्वानोमीटर लगाते हैं, ये गैल्वानोमीटर हटा देते हैं। तो गैल्वानोमीटर में क्या निकालना होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। उसका भी फॉर्मूला कैसे, सेम है, LG बाय LR। इसमें भी याद रखना है LG प्लस LR इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो हमने स्टडी किया था दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमें क्या कंसेप्ट देता है, दैट इज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उतना पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। और इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा दैट इज XL। इस x को ही कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ उसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जितना हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं दो सेल का। इंडिविजुअल मेथड होता है उसमें, एंड सम एंड डिफरेंस मेथड होता है। दो मेथड होते हैं, एक इंडिविजुअल मेथड होता है जिसमें हम लिखते हैं E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। और दूसरा होता है सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। इसमें क्या होता है, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2, L1 माइनस L2। ये समझ में आ गया। इसमें असिस्ट करते हैं या सेल को अपोज करते हैं, आपको पता है इसमें हम यूज करते हैं सीरीज और पैरेलल वाला कंसेप्ट, सीरीज वाला कंसेप्ट, असिस्ट और अपोज। ठीक है, देन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज R
L1/L2 -1 इंटू आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्म फाइंड करने का, पोटेंशियोमीटर से फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डिटेल में एक्सपेरिमेंट यहाँ MSCET में पूछा नहीं जाता है, तो फॉर्मूला और उसके कंसेप्ट हमें याद होने चाहिए कि इसमें कैसे वर्क किया जाता है, इसमें लूप कैसा होता है, बस इतना आप स्टडी करो। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट एक एक टॉपिक पे PYQ दिया गया है, तो हम PYQ को सॉल्व करते हैं। देखो पहला आपको PYQ दिया गया है ओम्स लॉ के ऊपर। हम बोलेंगे द IV ग्राफ ऑफ the IV graph of two different electrical appliances P and Q are shown in a diagram. If RP and RQ be the resistance of the devices, then अब देखो आपको दो अप्लायंसेस है P और Q, दो अप्लायंसेस है, उसका IV कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया गया है। अब उसके रेजिस्टेंस देखो RP और RQ, ये दो इसके रेजिस्टेंस है, तो आपको कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल होंगे, RP ग्रेटर होगा, RQ ग्रेटर होगा, या फिर हाफ होगा RP RQ से। तो अब आपको देखना है, देखो पहले तो देखना है ग्राफ की ओर, यहाँ V है और यहाँ I, तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, स्लोप होगा Y, दैट इज I अपॉन R, सॉरी I अपॉन V, ये होगा हमारा स्लोप। I अपॉन V रेजिस्टेंस नहीं होता, तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम स्लोप को इनवर्स लेते हैं तो ये क्या होता है, V अपॉन I दैट इज इक्वल टू R। तो स्लोप का इनवर्स मीन्स R होगा, स्लोप का इनवर्स मीन्स R होगा। तो पहले स्लोप फाइंड करो, स्लोप किसका ज्यादा होगा, Q का स्लोप ज्यादा होगा, Q का स्लोप ज्यादा होगा, P का स्लोप कम होगा। डायग्राम से ही आपको पता चल रहा है। तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ Q इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P। स्लोप किसका ज्यादा है, Q का ज्यादा है। अब अगर ये ज्यादा है तो अब हम क्या कहेंगे, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, स्लोप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब हम क्या कहेंगे, 1 अपॉन RQ इज ग्रेटर देन 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RQ इज ग्रेटर देन 1 अपॉन RQ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अब यहाँ क्या लिखेंगे, और हम कह सकते हैं RQ अब 1 अपॉन RQ ग्रेटर है, 1 अपॉन RQ ग्रेटर है, तो अब RQ लेस होगा और RP ग्रेटर होगा। अब हमारा RP इज ग्रेटर, तो हमारा जो B ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, RQ लेस है और RP ग्रेटर है। ये समझ में आ गया इस तरह की, इसलिए आपको V और X और Y एक्सिस को आपको अच्छे से देखना है क्या दिया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन आते हैं नेक्स्ट। अब आपको क्या कहा है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद टेम्परेचर इज शोन। ये आपको दिया गया है ग्राफ, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा ऑफ द कंडक्टर इज R0 बाय M, M R0, M स्क्वायर R0, M बाय R0। अब M क्या होता है, स्लोप होता है, M क्या होता है, स्लोप होता है। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू, किसका निकालना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू। तो अल्फा का पहले तो फॉर्मूला आप लिख लो, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट इज RT माइनस R0 इंटू टी, R0 इंटू टी। अब ग्राफ को देखो, अगर हम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो यहाँ है R और यहाँ है T। तो अगर हम स्लोप के बारे में बात करते हैं तो स्लोप अगर हम ग्राफ से निकालेंगे, देखो R0 से स्लोप निकालना है मुझे, पूरा स्लोप निकालना है, तो मैं स्लोप कैसे निकाल लूंगा, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय, ये क्या है, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय T, ये होगा स्लोप, ये क्या होगा, स्लोप। इसे कहेंगे हम M, इसे हम क्या कहेंगे, M। तो अब इस फॉर्मूला में M का वैल्यू पुट करो, इस फॉर्मूला में M का वैल्यू पुट करो, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर M डिवाइडेड बाय R0, क्योंकि स्लोप का वैल्यू क्या है, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय T। X और Y और X दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये होगा हमारा स्लोप। तो फॉर्मूला क्या है, M अपॉन R0। ए हमारा आंसर, सॉरी ए नहीं, क्या डी हमारा आंसर, M अपॉन R0 करेक्ट होगा। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है, इजी है,
क्या दिया गया है, अ वोल्ट मीटर ऑफ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इज जॉइंट इन द सर्किट एज शोन इन अ फिगर, द वोल्टेज शोन बाय द वोल्ट मीटर विल बी, अब ये वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज देगा, 6, 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट। ठीक है, तो देखो पहले तो हम सर्किट को देख लेते हैं, सर्किट को देख लेते हैं। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब 8 और 8 पैरेलल है, तो ये सर्किट कैसे बनेगा, अब 8 और 8 पैरेलल है, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो उसका हाफ हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है, आर पी इज इक्वल टू आर बाय एन, आर का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2 रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 वाला रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 ओम वाला रेजिस्टेंस, और इसको हमने वोल्ट मीटर लगाया, इसको क्या लगाया, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये अब हमारा सर्किट ऐसा है, और यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ क्या है 10 वोल्ट है। अब सिंपली ओम्स लॉ आपको अप्लाई करना है, सिंपली ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर प्लस आर, दोनों आर को हम ऐड करेंगे, दैट इज टोटल आर। तो अब होगा V का वैल्यू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, ये भी हो जाएगा 10। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आएगा आंसर 1 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। अब ये हो गया पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे वोल्टेज। तो वंस अगेन फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब I का वैल्यू 1 और R का वैल्यू कितना है 6, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। कितना आएगा, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो अब हमारा आंसर कौन सा होगा, A, 6 वोल्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट सम पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट सम क्या दिया गया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 7.2 वोल्ट सेल which gives a current of 0.3 ampere through the resistance of 20 ohm is, resistance of 20 ohm is, सिंपल आपको क्या क्या दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ, तो आपको ईएमएफ दिया गया है 7.2 वोल्ट, गिव्स द करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना, आर का वैल्यू कितना दिया है 20 वोल्ट, और आपको स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर का वैल्यू। तो सिंपल फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, आर प्लस आर, सारे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आई का वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू ई का वैल्यू 7.2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो आएगा 6 प्लस 0.3 आर इज इक्वल टू 7.2, दैट इज 0.3 आर इज इक्वल टू 7.2 माइनस 6, दैट इज 1.2 इज इक्वल टू 0.3 आर। 0.3 से अगर आप 4 ओम, कितना आएगा 4 ओम, तो आंसर आएगा बी आपका 4 ओम। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, टू हीटिंग कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम, तो दो रेजिस्टेंस आपके पास है 10 ओम एंड 20 ओम, आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल and connected to the battery of EMF 10 volt and internal resistance is 1 ohm, the power consumed by them are in the ratio, power consumed by them are in the ratio। तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। देखो अब दोनों को एक ही बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का, दोनों को एक ही बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो दोनों के लिए पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, दैट इज कांस्टेंट फॉर दोनों सेल के लिए, क्या है ये कांस्टेंट है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई, लेकिन करंट का वैल्यू कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पुट करेंगे I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ P का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर। अब V का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब हम क्या लेंगे, दोनों के लिए पावर लेंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10 और 20, कितना है 10 और 20। तो अब हम लिखेंगे
P1 बाय P2 इज इक्वल टू, अब उल्टा हो जाएगा, R2 बाय R1, R2 का वैल्यू 20, R1 का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 2 1, दैट इज 2s21, 2s21 ऑप्शन है क्या, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन है सी, दैट इज 2s21, तो ये हमारा 2s21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। देन नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, द फॉलोइंग नेटवर्क पोटेंशियल एट डी, डी पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डी पे हम पोटेंशियल लिखते हैं कि यहाँ पोटेंशियल है V0, कितना है V0, यहाँ पोटेंशियल है। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा करंट, इसमें से एक करंट फ्लो करेगा, इसे हम कहेंगे I1, इसे क्या कहेंगे हम I1, यहाँ से करंट फ्लो करेगा I2 और यहाँ से करंट फ्लो करेगा I3। अब ये जंक्शन पे करंट जा रहा है, तो हम कहेंगे कि करंट पे अगर हम जंक्शन करंट को ऐड करते हैं, दो तीनों करंट को, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, आंसर क्या आएगा, जीरो। देन करंट का फॉर्मूला V अपॉन आर, V अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पहले I1 का वैल्यू क्या होगा, 9 माइनस V0, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, V इज इक्वल टू फाइनल माइनस V इनिशियल बाय रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं करंट के लिए। सेकेंड करंट के लिए I2 के लिए देखो, I2 के लिए कितना है, 6 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 4, प्लस थर्ड के लिए I3 के लिए 3 माइनस V0 बाय 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब LCM ले लो, सबका वैल्यू कितना आएगा 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 9 V0 प्लस यहाँ होगा 6 माइनस V0 प्लस 2 इंटू 3 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2V0 प्लस 6 माइनस V0 प्लस 6 माइनस 2V0 इज इक्वल टू 0। टोटल कितना आएगा, आप देखो, -2 -2 -1, तो ये हो जाएगा -5V0, और ये 18 और ये 12, 18 और 12 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा, 5V0 इज इक्वल टू 30, देयरफॉर V0 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, कितना आएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ आंसर हमारा कितना आएगा, हाँ, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 वोल्ट, इसका आंसर क्या आएगा 6 वोल्ट, याद रखो इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा हमारा 6 वोल्ट। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम हमें क्या दिया गया है, दैट इज इन बैलेंस मीटर ब्रिज, अब मीटर ब्रिज बैलेंस है, इन बैलेंस मीटर ब्रिज द रेजिस्टेंस ऑफ अ ब्रिज, the resistance of the bridge wire is 0.1 ohm per centimeter. Unknown resistance X is connected in a left gap and 6 ohm in a right gap. Null point divides the wire in the ratio 2:3. Find the current drawn from the battery of 5 volt having the negligible resistance. Okay, find the current drawn from the battery. अब बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा। तो अब देखो यहाँ अगर हम डायग्राम निकालते हैं इसका, तो हमें क्या कहा गया है, हमारे पास मीटर ब्रिज है, हमारे पास क्या है मीटर ब्रिज। अब ये राइट गैप लेफ्ट गैप, लेफ्ट में हमारा अननोन रेजिस्टेंस है और राइट गैप में हमारा नोन रेजिस्टेंस रहेगा, राइट गैप में हमारा नोन रेजिस्टेंस रहेगा। वायर कितना है हमारा, वायर का लेंथ कितना दिया है हमें, देखो द बैलेंस मीटर ब्रिज वायर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, याद ही रखना है, और उसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है ये 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 100 इंटू 0.1 10 ओहम, रेजिस्टेंस कितना होगा वायर का 10 ओहम, ये हमें याद ही रखना है। तो अब हमारा x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x का वैल्यू पहले क्या होगा, x इज इक्वल टू आर एल एक्स बाय एल आर। ठीक है, देखो अब R का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, द बैलेंस मीटर ब्रिज X कनेक्टेड
6 ओम, आर का वैल्यू कितना दिया है हमें 6 ओम। देन एल एक्स का वैल्यू, एल एक्स बाई एल आर का 2:3, तो ये होगा 2/3, ये वैल्यू हमें दिया गया है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा हमारा 4 ओम, एक्स का वैल्यू आएगा 4 ओम। एक्स का वैल्यू आ गया, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट हैविंग द निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा। बैटरी कितना लगा है हमारा 5 वोल्ट का बैटरी। अब देखो ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में, तो हमारा सर्किट कैसे हो जाएगा अब हमारा सर्किट कैसे हो जाएगा, ये हमारा एक्स, ये आर, एक्स और आर, उसके साथ ये हो जाएगा 10 ओम वाला रेजिस्टेंस, और इसके साथ ये है बैटरी, इसका वैल्यू है 5 वोल्ट, इसका वैल्यू क्या है 5 वोल्ट। तो अब हम कैसे अप्लाई करेंगे इस सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले तो ऐड करना होगा x प्लस आर दोनों को, देन उसके साथ पैरेलल में कौन है, पैरेलल में है 10 ओम, पैरेलल में कौन है 10 ओम, तो x प्लस आर और 10 ओम पैरेलल में, तो x और ऐड को, x का वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू है 6, दोनों को ऐड करो 10, तो ये हो जाएगा 10 ओम पैरेलल विद द 10 ओम, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। सेम फॉर्मूला, जब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस में पैरेलल होते हैं तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एन, आर का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय एन, कितने नंबर है 2 नंबर का है, तो ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है करंट ड्रॉन, करंट ड्रॉन के लिए फॉर्मूला सिंपल है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी का वैल्यू 5 वोल्ट, आर का वैल्यू 5, दैट इज 1 वोल्ट, कितना आएगा 1 वोल्ट। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 1 वोल्ट। तो अब हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइप के सम ले लिए हैं और सारा कंसेप्ट भी हमने क्लियर किया है, तो इस तरह के सम इसके ऊपर आते हैं, पिस्टन ब्रिज पोटेंशियोमीटर पे भी सम आएंगे। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।